Subscribe to Biology by Bibu and click on the bell icon to get notified. Hello friends. So before starting the video, I would like to request you to subscribe to our channel, like the video, share the video. Thank you very much. In this video, we are talking about adaptations in xerophytes. Okay. जेरोफाइट्स मतलब के वो प्लांट्स जो जेरिक कंडीशन में बढ़ते हैं। हमने इससे पहले जो वीडियो किया था उस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि जो हाइड्रोफाइट्स होते हैं वो हाइड्रोफाइट्स कैसे बढ़ते हैं, वो पानी में कैसे सरवाइव करते हैं, वो मतलब के हाइड्रोफाइटिक कंडीशन में कैसे उनका बॉडी का क्या क्या अडेप्टेशन होता है। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो जेरोफाइट्स होते हैं मतलब के जो वाटर स्कैर्सिटी एरिया में रहते हैं वो अपने बॉडी को किस तरह से एडजस्ट करते हैं ताकि ये जेरिक कंडीशन में सरवाइव कर सके। तो आइए देखते हैं। बिफोर गोइंग टू अडेप्टेशन वी नीड टू अंडरस्टैंड टू थिंग्स। ओके, फर्स्ट, xerophytic adaptations are inheritable. If you take the example of cactus, then it will show the same feature whether it is in the xeric condition or it is in the normal land. If we see in our area, okay, which is actually plain area, we are in plain area. So if we see here any cactus like plant, then the cactus will show the same feature what it is actually showing in arid condition or in desert condition. Okay, and the second one, the induced xerophytic adaptations are temporary. If you see, there is some condition where the water is not available, actually the water is not plentifully available to the plant. In those conditions, plant will induce some xerophytic adaptations, but that condition will be temporary as they can be revert back after onset of the favorable condition. मतलब कि जब पानी आ जाएगा फिर वापस आ जाएगा, तब ये लोग फिर अपने कैरेक्टर में वापस आ जाएंगे। मतलब कि इनका जो जेरोफाइटिक कंडीशन होता है वो जेरोफाइटिक कंडीशन स्टेबल नहीं है, वो अनस्टेबल है। मतलब कि वो अभी इंड्यूस हुआ है और फिर रिवर्स भी चला जाएगा। तो देखिए, एडेप्टेशन में भी मॉर्फोलॉजिकल, एनाटॉमिकल और फिजियोलॉजिकल। ठीक है, तो सबसे पहले मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशंस के बारे में देख लेते हैं। शुरू करते हैं रूट से। जो रूट है वो यहाँ पर हमने हाइड्रोपाइट में देखा था कि रूट जो है वो इतना डेवलप्ड नहीं था, लेकिन यहाँ पर बहुत ही डेवलप्ड रूट होगा। यहाँ पर बहुत ही एक्सटेंसिव एंड हाईली ब्रांच्ड रूट हमें देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वाटर की स्कैर्सिटी है। जहां पर वाटर की स्कैर्सिटी है वहां पर वाटर के पास पहुंचने के लिए रूट को बहुत ही डेवलप्ड होना पड़ेगा। मतलब कि ये जो एरियल सिस्टम इनका होता है, वो जो एरियल सिस्टम वो इतना ब्रांच्ड नहीं होता है, लेकिन इनका जो अंडरग्राउंड सिस्टम है वो बहुत ही एक्सटेंसिवली ब्रांच्ड होता है। ठीक है, इनका जो रूट हेयर है वो प्रोफ्यूज होता है। मतलब कि यहाँ पर डेंस रूट हेयर आपको देखने को मिलेगा। क्यों देखने को मिलेगा? क्योंकि रूट हेयर पानी को अच्छी तरह से ऑब्जर्व करता है। फिर आता है पेरिनियल प्लांट्स। वो जो पेरिनियल प्लांट्स होते हैं दे हैव मच डेप्थ ऑफ रूट टू ऑब्जर्व वाटर। ठीक है, इनका प्लांट जितना हाइट नहीं होता है एरियल सिस्टम में, अंडरग्राउंड में उससे ज्यादा रूट का हाइट होता है। ठीक है, इसके बाद आता है स्टेम। जो स्टेम है वो असल में हार्ड होता है और वुडी स्टेम होता है, क्योंकि इनको ट्रांसपिरेशन को रोक के रखना है। ये ट्रांसपिरेशन को प्रमोट नहीं करते हैं, क्योंकि अगर ट्रांसपिरेशन को ये लोग प्रमोट करेंगे तो इनमें पानी का शॉर्टेज देखने को मिलेगा। तो ये पानी की कटौती को रोकने के लिए इनके पास हार्ड और वुडी स्टेम होता है। फिर इनका जो वैक्सी और सिलिका कोटेड और हेयरी स्टेम होता है, क्योंकि इससे क्या होगा, नहीं ये इससे ट्रांसपिरेशन के रेट को कम कर सकेंगे। फिर इनमें जो अगर हम दुरंता की एग्जाम्पल लेंगे, ये जो साइड में दिखाया गया है पिक्चर में, अगर हम दुरंता की एग्जाम्पल लेंगे तो उनमें स्टेम्स क्या होता है ना, वो मॉडिफाइड होकर थॉर्न बन जाता है, मतलब कि कांटों की तरह बन जाता है। इन सम केसेस द स्टेम्स आर मॉडिफाइड टू फाइलोक्लेड्स और क्लाडोड्स टू फंक्शन एज लीफ। मतलब कि उनमें लीफ नहीं होता है, वो अपना स्टेम को ही लीफ की तरह मॉडिफाई कर देते हैं ताकि ये लोग उस स्टेम के मदद से ट्रांसपिरेशन कर सके और ट्रांसपिरेशन नहीं, फोटोसिंथेसिस कर सके,
ठीक है, वो लीफ के सारे फंक्शन स्टेम के साथ ही करते हैं। इसके बाद आता है लीफ। इनका जो लीफ है, अगर आप देखोगे, माइक्रोफाइलस लीव्स आर स्केली और नीडल लाइक। माइक्रोफाइलस मीन्स स्मॉल लीफ, ओके, स्मॉल लीफ, and that can be scaly or needle like. If you see the example of pinus, the leaves are like needle, okay. If you see in case of casuarina, the leaves are like scaly, okay. Every adaptations are to check the transpiration rate. We have to remember this thing, okay. Then trichophilous leaves with hairs are found in case of a nerium. If you see macrophilous leaves with soft and fleshy characters are found in case of begonia. If you see sclerophilous leaves in banksia, no leaves condition in caparis, short-lived leaf in euphorbia, and a rolling leaf in ammophila. If you see the terms, first one is microphilous. Microphilous means leaves with scaly appearance. Trichophilous means leaves with a trichome, that means hair. Macrophilous means a large sized leaf, okay. If you see the case of sclerophilous means जो हार्ड होते हैं, बहुत ही हार्ड होते हैं, वो होते हैं स्क्लेरोफाइलस लीव्स, ठीक है। इसके बाद आता है नो लीव्स इन केस ऑफ कैपारिस, शॉर्ट लिव्ड इन केस ऑफ यूफोर्बिया, एंड रोलिंग लीफ इन केस ऑफ आमोफिला, ओके। देन एनाटॉमिकल अडेप्टेशन, ये तो गया मॉर्फोलॉजी के बाद। इसके बाद आता है एनाटॉमिकल अडेप्टेशन। अगर हम एनाटॉमिकल अडेप्टेशन के बारे में देखें तो यहां पर क्या होता है ना, सबसे पहले बात कर लेते हैं एपिडर्मिस के बारे में। यहां पर मल्टीपल एपिडर्मिस लेयर देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि एपिडर्मिस जितना मल्टीपल लेयर का बनेगा वो उतना ट्रांसपिरेशन को चेक करेगा। यहां पर ट्रांसपिरेशन के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया जाता है ताकि ट्रांसपिरेशन की रेट को लोअर कर सके। फिर आता है थिक क्यूटिकुलराइज्ड विथ वैक्स एंड रेजिन डिपॉजिट्स। ये भी क्यों होता है ना, जितना वैक्स का कोटेशन बढ़ेगा उतना ट्रांसपिरेशन रेट चेक होगा। फिर आता है जो एपिडर्मल हेयर, वो भी है ताकि वो स्टोमाटा को प्रोटेक्ट कर सके, और वो स्टोमाटा को अंदर छुपा के रखते हैं ताकि ट्रांसपिरेशन की रेट लो हो जाए। फिर आता है संकेन स्टोमाटा। जो संकेन स्टोमाटा होते हैं, वो संकेन स्टोमाटा मतलब जो डीपली बरीड होकर रहते हैं, मतलब कि अंदर घुस के रहते हैं, वो स्टोमाटा भी यहां पर क्या होगा, लो फ्रीक्वेंसी में होगा। लीव्स हैविंग एपिडर्मिस हैविंग बुलिफॉर्म सेल हेल्प इन रोलिंग, मतलब कि यहां पर आप एपिडर्मिस में जो लीफ का एपिडर्मिस होता है वहां पर आप बुलिफॉर्म सेल्स पाओगे। जो बुलिफॉर्म सेल क्या करेगा ना, वो रोलिंग करने में सहायता करेगा, ताकि जब वो रोलिंग कर जाए तो लीफ अपना सरफेस एरिया कम कर लेगा, ताकि उससे क्या होगा, उससे भी ट्रांसपिरेशन का रेट लो हो जाएगा। देन आता है थिक एंड वेल डेवलप्ड हाइपोडर्मिस। यहां पर हाइपोडर्मिस भी बहुत ही डेवलप्ड होता है। अगर हम बात करें हाइड्रोफाइट्स में, तो हाइड्रोफाइट्स में एपिडर्मिस इतना वेल डेवलप्ड नहीं है, वहां पर हाइपोडर्मिस उतना वेल डेवलप्ड नहीं है, लेकिन यहां पर ये लोग बहुत ही डेवलप्ड होते हैं। अगर हम बात करें ग्राउंड टिश्यू के बारे में, तो ग्राउंड टिश्यू मतलब कि यहां पर अगर आप देखोगे तो मैकेनिकल टिश्यू लाइक स्क्लेरेनकाइमा यहां पर बहुत ही डेवलप्ड होता है। In case of casuarina, you can take the example of casuarina. Then due to reduced leaves, chlorhynchima are seen in stem. हम क्लोरेनकाइमा को कहां पर देखते हैं, लीफ में देखते हैं, जहां पर क्लोरोफिल होता है पैरेनकाइमा में, लेकिन यहां पर क्लोरेनकाइमा हमें स्टेम में देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि स्टेम ही यहां पर फोटोसिंथेसिस करता है। ये लोग लीफ को रिड्यूस कर देते हैं। कॉटेक्स फील्ड विथ वाटर, हम अगर यहां पर देखेंगे तो वाटर चैम्बर यहां पर देखने को मिलेगा। यहां पर हमें जो क्या यहां पर अब इसका जो एनाटॉमी के अंदर हमें देखने को मिलेगा कि बहुत सारा चैम्बर है जहां पर ये लोग वाटर को स्टोर करके रखते हैं। फिर आता है यहां पर म्यूसिलेज कैविटी, लैटेक्स कैविटी, ये सब आपको मिलेगा जो कि जेरोफाइटिक कंडीशन को अडाप्ट करने के लिए सहायता करता है। फिर आता है लीफी प्लांट्स हैव पैलिसेड पैरेन्काइमा वेल डेवलप्ड फॉर फोटोसिंथेटिक पर्पस। Then modified mesophyll cells, you can find modified mesophyll cells with intercellular spaces are highly reduced. यहां पर intercellular spaces को highly reduce किया गया है, ठीक है। conductive tissue जो है वो बहुत ही डेवलप्ड है, well developed vascular tissue are seen.
Why well-developed vascular tissue is seen? Because well-conducting tissue can help in good conduction of water. That's why xylem and phloem they are well-developed in case of xerophytes. फिर आता है फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन। अगर हम यहाँ पर फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन की बात करें तो यहाँ पर वेल रेगुलेटेड ट्रांसपिरेशन है, मतलब कि हमने यहाँ से पहले जितना पॉइंट्स के बारे में हमने डिस्कस किया उन सारे पॉइंट्स में वो दिखाता है क्या कि वहां पर हमें ट्रांसपिरेशन को चेक करना है। तो यहाँ पर ट्रांसपिरेशन बहुत ही रेगुलेटेड कंडीशन में होता है। फिर क्या आता है ना, हाई ऑस्मोटिक कंसेंट्रेशन ऑफ द सेल सैप। यहाँ पर सेल सैप का ऑस्मोटिक कंसेंट्रेशन बहुत ही ज्यादा होता है। फिर आता है कैम पाथवे। यहाँ पर क्रैसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म पाथवे आपको देखने को मिलेगा। क्यों ना, क्रैसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिक पाथवे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है किसके लिए, जेरोफाइटिक प्लांट के लिए। क्योंकि वो पाथवे में क्या होता है ना, हमने उस पाथवे के बारे में पढ़ा है, जो लोग नहीं पढ़े हुए हैं वो आगे देखेंगे। तो उसमें क्या होगा ना, क्रैसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म पाथवे में नाइट को स्टोमाटा ओपन होता है, मतलब कि नाइट को वो कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व करते हैं, फिर डे टाइम में उससे वो केल्विन साइकिल में उपयोग करते हैं ताकि वो दिन में अपना स्टोमाटा को क्लोज रख सके और ज्यादा से ज्यादा वाटर को सेव कर सके। तो यहां पर भी ये लोग स्टोमाटा को क्लोज कर रहे हैं क्योंकि इनको ट्रांसपिरेशन को ही चेक करना है। तो ट्रांसपिरेशन की चेक यहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद आता है हाई पेंटोसन। अगर हम देखेंगे एक पॉलीसैकेराइड होता है पेंटोज, ओके, जो पेंटोज शुगर होता है उन सारे एक स्पेशल तरह का पेंटोज शुगर होता है, जो पेंटोज शुगर का एक पॉलीसैकेराइड फॉर्मेशन होता है जिसको हम पेंटोसन कहते हैं। इसको हम हाई वाटर होल्डिंग कैपेसिटी की वजह से सीप में इस्तेमाल करते हैं। हमारा जो सीप होता है, जहाज होता है, वहां पर हम इसको इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये जो जेरोफाइट्स है ये अपने अंदर हाई वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, मतलब कि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को हाई करने के लिए ये अपने बॉडी में पेंटोसान की मात्रा को बढ़ाते हैं। तो ये थे कुछ अडेप्टेशन को लेकर बातें जो कि हम जेरोफाइट्स में देखते हैं। अगर आप इस वीडियो में कुछ आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपका जो भी डाउट्स है आप कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं कमेंट्स में आपको ये सारे चीजें बताने की, समझाने की कोशिश करूंगा। और आप इस वीडियो को बार बार देखिए ताकि आप इन अडेप्टेशन को समझ सकें। थैंक यू वेरी मच। प्लीज डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल।